हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। आज की पहली न्यूज़ है कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीता की डेथ रिपोर्ट की जा रही है। हमें पता है कि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया हुआ है। प्रोजेक्ट चीता के अंदर हमको 50 चीता इंट्रोड्यूस करने हैं इंडिया के अंदर। उसमें से 20 चीताज़ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिए। उसमें से 8 हम लोग नामीबिया से लेके आए थे और उसमें से 12 चीता हम लोग साउथ अफ्रीका से लेके आए। लेकिन लगातार हर महीने चीताज़ की इंडिया में डेथ रिपोर्ट की जा रही है। तो प्राइमा फेसी ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो चीता की डेथ है ये उनके गले पे लगी हुई जो रेडियो कॉलर है उसके वजह से ये उनकी डेथ जो है वो रिपोर्ट हो रही है। उसके वजह से उनको इन्फेक्शन हो रहा है, उस इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ रिपोर्ट की जा रही है। लेकिन अभी मेडिकल रिव्यू उनका चल रहा है, उसके बाद हमको अच्छे से पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है। अब इसमें ये तो छोटी न्यूज़ थी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको याद रखनी है कि हमको चीताज़ इंडिया में क्यों चाहिए। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर, प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर या ऐसे जो फ्लैगशिप स्पीसीज़ होती है उसके ऊपर फोकस क्यों करती है। अगर हम इसको समझें तो अगर ये कोई इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होता है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर अलग अलग स्पीसीज़ जो है वो अपना सर्वाइवल करती रहती है एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे ये जो है टॉप कार्निवोरस एनिमल्स जो है, जैसे टाइगर हो गया या चीता हो गया, इनका सर्वाइवल यहाँ पे रहता है। तो इनको हम लोग कीस्टोन स्पीसीज़ भी कहते हैं या गवर्नमेंट इनको फ्लैगशिप स्पीसी भी कहता है। इनको कीस्टोन या फ्लैगशिप स्पीसीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके सर्वाइवल के ऊपर ये पूरी इकोसिस्टम का सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है। अगर इनका सर्वाइवल नहीं होगा, अगर ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो इनकी जो है पॉपुलेशन जो है पूरी डिस्टर्ब कर देगी ये पूरे इकोसिस्टम को। इसलिए इनका सर्वाइवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्लस अगर हम लोग इनके कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो इनका कंजर्वेशन जो है ऑटोमेटिकली नीचे होता रहेगा। और इनके ऊपर फोकस करने से हमको पता चलेगा कि ओवरऑल जो इकोसिस्टम है ये अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रहे। तो हम लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे से मेजर्स ले सकते हैं। इसलिए हमको ये कीस्टोन स्पीसीज जो फ्लैगशिप स्पीसीज होती है ये हमको किसी भी इकोसिस्टम में चाहिए होती है और इनका कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम लोगों ने चीता, टाइगर, लायन इनका कंजर्वेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी ये चीताज़ की डेथ हो रही है, ये वाली न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर ली है। दूसरी न्यूज़ है, चाइना ने अभी एक रिसेंटली इवेंट किया है जिसके वजह से इंडिया में जो ओनली एप है, ठीक है, हमें पता है कि ह्यूमंस के बाद अगर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई एनिमल है तो वो है एप। एप की पूरी दुनिया में 20 स्पीसीज़ मिलती है, उसमें से जो ओनली वन एक ही स्पीसी है जो कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसका नाम है हुलॉक गिब्बन। हुलॉक गिब्बन जो है नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के स्टेट्स में ये पाया जाता है। ठीक है, तो अभी जो चाइना वाला जो इवेंट हुआ था उसके वजह से जैसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ के ऊपर जो है अवेयरनेस क्रिएट की जाती है या फिर उनके ऊपर जो थ्रेट है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। वैसे ही अभी ये चाइना में इवेंट हुआ है, उसके वजह से ये इंडिया का जो ओनली एप है उसका जो थ्रेट वाला थ्रेट जो हो रही है उसको वो हाईलाइट हो चुकी है। तो मेनली इनका एक्सटिंक्शन वाला जो थ्रेट है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्लाइन कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में भी, क्योंकि जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रोड के लिए फॉरेस्ट क्लियर किया जाता है उसके वजह से इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। उसके वजह से इनकी जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। ऑब्वियसली अगर घर ही नहीं रहेगा तो इंसान की पॉपुलेशन जो है वो डाउन ही होगी। उनका जो पूरा जो घर था वो घर फ्रैगमेंट होता जा रहा है, उसके वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के ऊपर। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पे गए हुए थे, क्योंकि फ्रांस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपनी बैस्टाइल डे परेड के लिए इनवाइट किया था। तो ये बैस्टाइल डे परेड क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड होती है वैसे ही फ्रांस बैस्टाइल डे परेड सेलिब्रेट करता है उनके रिपब्लिक के लिए। तो इस विज़िट का
औचित्य ये भी था कि इंडिया और फ्रांस ने 25 साल जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंप्लीट कर ली है। तो ये जो 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जनरली पार्टनरशिप बहुत टाइप की होती है। नॉर्मल पार्टनरशिप में हम लोग सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, स्ट्रेटेजिक वाले में हम लोग डिफेंस और बाकी चीज़ें भी इंक्लूड कर लेते हैं जब हम लोग डिस्कशन के लिए बैठते हैं, और वैसे रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अभी जो विजिट हुई थी उसके अंदर जो मिलिट्री वाली जो टॉक थी उसके अंदर इंडिया ने फ्रांस को 25 रफ़ाइल एम बाय करने के डिस्कशन हुए हैं, और 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इंडिया बाय कर रहा है, और फ्रांस के साथ मिलके हेलीकॉप्टर इंजन्स का मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया करने का सोच रहा है। और मेरे हिसाब से इस हेलीकॉप्टर इंजन वाला जो प्लांट है ये शायद बेंगलुरु में ये लोग लगाने का डिस्कशन चल रहा है अभी। ठीक है, तो अब इंडिया और फ्रांस का रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया में 1664 में एंटर करती है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स इंडिया में इस्टेब्लिश कर लिए थे, और 1760 में बैटल ऑफ वेंडिवॉश में उनका एग्जिस्टेंस जो है इंडिया में सिर्फ नॉमिनल रह जाता है। उनके बाद सिर्फ वो माहे और पौंडीचेरी में सिमट जाते हैं। ठीक है, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पीसफुली जो है फ्रांस जो है यहाँ से इंडिया को ये टेरिटरी रिटर्न कर देता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर से हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस हम लोगों ने लिया था। पोर्तुगीज़ से जो गोवा था और दीव दमन था उसके लिए ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा था, लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर हम लोग इंडिपेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हिस्टोरिकली देखें तो भी इंडिया और फ्रांस का रिलेशन काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर का था। वही आज भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया और फ्रांस का रिलेशन आज भी उतना ही कोऑपरेटिव है। जैसे कि इंडिया ने दोनों का जो बायलैटरल रिलेशन है ये कभी भी इंडिया और फ्रांस दोनों के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उसके अंदर कभी इंटरफेयर नहीं करते, ना ही उनकी जो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी होती है उसके ऊपर कमेंट किया जाता है। जैसे कि 1974 में और 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो पूरा वेस्ट इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने पे आ गया था, लेकिन फ्रांस ने वहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। उल्टा फ्रांस ने जो है हमको यूरेनियम सप्लाई किया था हमारे तारापुर रिएक्टर के लिए। तो ये शो करता है कि फ्रांस जो है इंडिया के लिए हमेशा आउट ऑफ द रूट जाके काम किया है, और इसीलिए हमारे रिलेशन जो है फ्रांस के साथ बहुत अच्छे हैं। इंडिया भी फ्रांस को उतना ही कोऑपरेट करता है। अभी रिसेंटली एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें ये लोग मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है ह्यूमन राइट वायलेशन बोल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इशू बोल रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो ये कहीं भी पूरी कॉन्वर्सेशन में ये टॉक नहीं उठाई। इट शोज़ कि फ्रांस जो है हमारे इंटरनल मैटर्स को कभी डिस्कस नहीं करता। ना ही इंडिया ने फ्रांस के इंटरनल मैटर्स को डिस्कस किया। जैसे वहाँ पे एक अल्जीरियन इमिग्रेंट था, उसकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से इतने सारे राइट्स हुए, तो इंडिया ने भी ये वे सब कभी डिस्कस नहीं किया। तो हमारा और फ्रांस का जो है एकदम स्ट्रॉन्ग बेडरॉक के ऊपर हमारा बायलैटरल रिलेशन है, और ये आगे ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने हॉरिजॉन 2047 नाम का एक 25 साल का अहेड रोड मैप हम लोगों ने बनाया है, जिसके अंदर हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल टाइज, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सचेंज करेंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करेंगे। अगली न्यूज़ है अर्बन फ्लड। अगर हम लोग देखें तो हर साल रिपीटेडली हमारे कुछ पैचेस हैं इंडिया में। जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्रा के अंदर फ्लड आती है, बिहार में कोसी के अंदर फ्लड आती है, केरला में हम लोग फ्लड विटनेस कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, वो है अर्बन फ्लड का। हम लोगों ने चेन्नई वाली फ्लड एक्सपीरियंस कर ली, हम लोगों ने बेंगलुरु वाली कर ली, बॉम्बे फ्लड एक्सपीरियंस कर ली। अब जहाँ पे रेनफॉल जो था काफ़ी एवरेज फॉर्म में आता था दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में, आज अब उसने भी इतना ज़्यादा हैवॉक जो है वो एक्सपीरियंस कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट और रेड फोर्ट तक पानी पहुंच गया था, हम लोगों ने देखा। अब ये जो अर्बन फ्लड आ रही है ये क्यों आ रही है और हमको इसके लिए क्या करना चाहिए था? इसके लिए पूरे न्यूज़ आर्टिकल में 2 चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी। एक था ये डायग्राम यहाँ से बन जाती है, कॉजेस ऑफ अर्बन फ्लड में क्लाइमेट चेंज एक उसका कॉज है, दूसरा अर्बनाइजेशन, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर लैकुना। ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, उसके वजह से जो एब्रप्ट रेनफॉल है,
अनइवन रेनफॉल वो तो हो ही रही है, उसकी वजह से जो रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है वो, प्लस जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग उतना अपडेट नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से ये जो अर्बन फ्लड वाला प्रॉब्लम है हम लोग देख रहे हैं। अर्बन फ्लड का अगर हम लोग और एक कॉज देखें तो एक क्या है कि पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन जो हम लोग आजकल कर रहे हैं सिटीज़ के अंदर, ये रॉन्ग है, क्योंकि पानी जब ऊपर से नीचे आएगा उसको ग्राउंड के अंदर पर्कुलेट होने के लिए वहाँ पे सरफेस पे हमको सॉइल भी तो होनी चाहिए। अगर हम इसको कंक्रीट कर देंगे तो ये पानी जो है यहाँ पे सारा कलेक्ट होता ही जाएगा। तो ये जो अनप्लान्ड जो कंक्रीटाइजेशन चल रहा है सिटीज़ के अंदर, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम लोग आज चाइना का टाउन प्लानिंग देखें तो चाइना अगर ऐसे बना रहा है रोड, तो रोड के बगल में पूरा ग्रीन पार्क टाइप या लॉन टाइप एरिया डेवलप करता है, ताकि जब एक्सेस वाटर आए तो यहाँ से ज़मीन के अंदर पर्कुलेट हो सके, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट वाला रोड है तो यहाँ का पानी यहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ये लोग इस हिसाब से मैनेज करते हैं। लेकिन इंडिया में हमारा अनप्लान्ड होने की वजह से यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या ऐसा कुछ तो डेवलप हो जाएगा, या फिर दूसरी चीज़ें एनक्रोचमेंट हो जाएगी, तो गवर्नमेंट टाइमली उनको भी रिमूव नहीं कर पाती वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। इसकी वजह से ये जो कॉन्क्रीटाइजेशन है उसकी वजह से भी अर्बन फ्लड एक मेजर कॉज है। तीसरा, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अप टू द मार्क नहीं है। आज से बहुत साल पहले जो कैपेसिटी थी रेनफॉल की या फिर जो टाउन प्लानिंग थी उसके हिसाब से वो ड्रेनेज पैटर्न है, लेकिन अभी के हिसाब से हम लोग उसको डेवलप नहीं कर पा रहे, तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। जो नई नई सिटीज़ में पैसा लगा रहे हैं या फिर जो स्मार्ट सिटी के अंदर हम लोग पैसा दे रहे हैं वो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये डायग्राम यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगी, ऐसा ट्रायंगल निकाल के कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लड, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इलाकों में हम लोग ऐसा बना सकते हैं। अगली न्यूज़ है कोरल ब्लीचिंग के ऊपर। यहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं है, वही वाला जो स्टैटिक पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कोरल ब्लीचिंग, वही यहाँ पे है। मैं इसी को शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। कोरल जो है जनरली ये ट्रॉपिक वाला जो रीजन है अर्थ का, ये ट्रॉपिक वाले रीजन में हम लोगों को कोरल्स पाई जाती है। कोरल्स के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे वार्म वाटर चाहिए, ठीक है, पानी में टर्बिडिटी नहीं चाहिए, पानी में पोल्यूशन कम चाहिए। तो जो कोरल होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो कोरल एक्चुअली होता है क्या है, कोरल के अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तब कोरल बनता है। तो कोरल के अंदर एक एनिमल होता है और एक प्लांट होता है। प्लांट तो नहीं कह सकते, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक अलगी होती है। इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, तू मुझे हेल्प कर, मैं भी तुझे हेल्प करूँगा, हम दोनों साथ साथ रहेंगे वाला इनका एटीट्यूड होता है। तो कोरल में जो पॉलिप नाम का एनिमल होता है, पॉलिप क्या करता है, ये मिनरल्स इसको प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको, जूज़ैंथेली को। और जूज़ैंथेली जो है ये सिंगल सेल अलगी है, ये इसको फूड प्रोवाइड करती है, इसको एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करती है, इसको जो भी मिनरल चाहिए इसके सर्वाइवल के लिए ये प्रोवाइड करती है। लेकिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग के वजह से या फिर एसिडिफिकेशन की वजह से जो पीएच लेवल है ओशन का वो भी गिरता जा रहा है, प्लस क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो ओशन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो राइज़ कर रहा है, उसके वजह से उसका जो रैथ है इनके ऊपर आ रहा है, कोरल्स के ऊपर आ रहा है। इसलिए इन दोनों का जब भी ऐसा कुछ भी होगा क्लाइमेट चेंज है ये, तो फिर इन दोनों का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये ब्रेक हो जाएगा, ये उसको लीव कर देगी जूज़ैंथेली। उसके बाद जो ये नीचे कैल्शियम वाला जो स्केलेटन है ये वाइट दिखने लग जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने कोरल ब्लीचिंग ये पढ़ लिया। इसमें एक चीज़ नई मेंशन की हुई है कि अगर कोरल ब्लीचिंग हो गई है, पहला ऐसा माना जाता था कि कोरल ब्लीचिंग होने के बाद वो वापस रिकवर नहीं होती, लेकिन कोरल ब्लीचिंग होने के बाद वो रिकवर भी होती है। ऐसा एग्जाम्पल अभी जापान के पास देखा गया है, जहाँ पे 2016 में कोरल ब्लीचिंग देखी गई थी, लेकिन अभी 2022 के बाद जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से यहाँ पे जो कोरल्स थी वो अब रिवाइव कर रही है। तो अगर हम लोग अगर कहीं कोरल ब्लीचिंग फेस करें, अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले, तो वहाँ पे कोरल वापस ग्रो हो सकती है। अगली न्यूज़ है लाइटनिंग नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर, सेंटर कह रहा है। अगली न्यूज़ है नेचुरल डिज़ास्टर के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि लाइटनिंग जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर में
नेचुरल डिज़ास्टर में काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है, इंडिया में किन किन चीज़ों को नेचुरल डिज़ास्टर में देखा जाता है, तो यहाँ पे दी गई है। इंडिया में साइक्लोन्स नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं, अर्थक्वेक आती है, फायर आती है, फ्लड आती है, सुनामी आती है, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलेंच है। आप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी एक बार पढ़ लेना, लेकिन इसमें याद रखने लायक क्या है कि जो हीट वेव्स होती हैं, हीट वेव्स और लाइटनिंग, इनको नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर काउंट नहीं किया जाता इंडिया में। बाकी सारी इन चीज़ों को नेचुरल डिज़ास्टर में काउंट किया जाता है। क्या बेनिफिट होता है अगर किसी डिज़ास्टर को नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर अगर क्लासीफाई कर दिया, तो अगर आपकी डेथ या कोई भी अगर लॉस हो जाता है तो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड से आपको कंपनसेशन मिलता है। और इस स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड में जो 75% अमाउंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है नेशनल नेचुरल डिज़ास्टर। उसके बाद अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिए थे तो आपको स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड से आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्यों मना कर रही है कि हम लोग लाइटनिंग को नेचुरल डिज़ास्टर में नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग जो है आपको पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि आप यहाँ पे नेचुरल जो है वो लाइटनिंग होने वाली है। ये एक प्रिवेंटिव डिज़ास्टर है। अगर कोई एहतियात बरते या फिर अगर केयरफुल रहे तो इस नेचुरल डिज़ास्टर से बच सकता है। तो ये जो है हमारे कंट्रोल वाला डिज़ास्टर है, लोगों की लापरवाही की वजह से उनकी डेथ होती है, इसीलिए गवर्नमेंट नेचुरल लाइटनिंग को नेचुरल डिज़ास्टर में काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है, बिहार जो है, बिहार में सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि लाइटनिंग की वजह से डेथ होती है। एक्चुअली जनरली जब फार्मर्स फार्म में काम कर रहे हैं तो किसी बारिश आ गई, पेड़ के नीचे रुक गए, तो वहाँ पे लाइटनिंग वाला ये वाला इफेक्ट, और जनरली फार्मर्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, कभी कभी घरों पे भी गिर जाती है ये। अगली न्यूज़ है, हाउ गैप्स इन क्लाउड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कुड एक्सपोज सेंसिटिव यूज़र डेटा। इसमें हम लोगों को एग्जांपल देखने को मिलेंगे कि अभी रिसेंटली इंडिया में डेटा ब्रीच कहाँ पे हुआ है। अगर हम लोग देखें तो एक थेल्स क्लाउड सिस्टम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक अभी रिसेंटली स्टडी कंडक्ट किया था। उसके हिसाब से पिछले साल इंडिया में 30% जो हमारा डेटा था वो ब्रीच हो गया था। तो ये जो डेटा ब्रीच वाला है, ये इंसिडेंस जो है आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो रिसेंटली अभी जून में इसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी के एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डेटा थेफ्ट का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि कोविन पोर्टल का जितना भी हम लोगों ने वैक्सीन के टाइम डेटा दिया था, ये कोविन का पोर्टल पूरा टेलीग्राम के चैटबॉट पे आ गया था। ठीक है, वैसे ही माई रॉकेट कंपनी नाम की एक कंपनी थी, जो कि जैसे लिंक्डइन होता है वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ कनेक्ट होता है, वैसे ही ये माई रॉकेट नाम की कंपनी है, वहाँ पे डेटा ब्रीच हो गया था और सारे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो पब्लिक डोमेन में आ गई थी। ICICI बैंक का भी डेटा ब्रीच हो चुका है, कोई एक यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म है लिवरेज एजुकेशन का भी डेटा ब्रीच हो चुका है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर 100% पूरा डेटा है, उसमें से 40% जो होता है वो सेंसिटिव डेटा होता है, और अगर डेटा ब्रीच होता है तो वो सारा डेटा जो है वो डार्क वेब पे चला जाता है और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिर हैकर्स यूज़ कर सकते हैं, फिर आपके साथ फिशिंग हो सकती है, और जो भी इंटरनेट वाले स्कैम्स होते हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया। अब लास्ट है, अभी रिसेंटली विंबलडन विंबलडन हुआ था, टेनिस का टूर्नामेंट। तो उसके अंदर कार्लस अल्कराज जो है स्पेन का, उसने नोवाक जोकोविच को डिफीट कर दिया है। ठीक है, ये जो है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस में कई बार टेनिस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट है तो वो देख सकता है। तो ग्रैंड स्लैम जो होता है, ग्रैंड स्लैम में 4 चैम्पियनशिप होते हैं ईयरली। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, मई में फ्रेंच ओपन होता है, जुलाई में विंबलडन होता है। विंबलडन जो होता है ये यूके में होता है।
बाकी सारी कंट्रीज़ के नाम पता चल जाते हैं, लेकिन ये विंबलडन थोड़ा डिफरेंट है इसलिए पता नहीं चलता, इसलिए यूके में होता है। और उसके बाद सितंबर में यूएस ओपन होता है। तो अभी उसमें अल्कराज ने जो है स्पेन का ये प्लेयर है, इसने नोवाक जोकोविच को डिफीट कर दिया है विंबलडन में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द डिस्कशन।